विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज से हम सुमित्रानंदन की कविताओं का प्रारंभ करने जा रहे हैं। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के 4 स्तंभों में से एक गिने जाते हैं। इससे पूर्व हम जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि छायावाद के प्रसिद्ध कवि है, उनकी कविताओं का हम आस्वादन या अध्ययन कर चुके हैं। प्रसाद और निराला के समान पंत जी भी हिंदी युग के युग निर्माता कवि कहे जाते हैं। उनका जन्म वर्तमान में जो उत्तरांचल है उसमें एक जो कुमायूं प्रदेश है कुर्माचल, उसके अल्मोड़ा ज़िले में कौसानी नामक जो छोटा गांव है, वहाँ पर इनका जन्म और प्रकृति के गोद में ये पले। इसी कारण पंत जी का जो प्रकृति प्रेम है वह प्रसिद्ध है और प्रकृति के जो अपूर्व और अप्रतिम जो चित्र पंत की कविताओं में हमें देखने को मिलते हैं, वे हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। और अपने इसी प्रकृति चित्रों के कारण कवि पंत हिंदी साहित्य में प्रकृति के चितेरे नाम से प्रसिद्ध है। पंत जी का सबसे बड़ा योगदान काव्य भाषा के संस्कार में है। छायावाद से पूर्व का युग है, उसे द्विविध युग कहा जाता है। उस द्विविध युग में यद्यपि खड़ी बोली है वह कविता की भाषा या काव्य की भाषा में स्वीकृत हो चुकी थी, किंतु उस समय तत्कालीन जो खड़ी बोली थी या द्विविध युग की जो खड़ी बोली थी वह कर्णकटु और कर्कश शब्दों से भरी हुई थी एवं कोमलकांत पदावली का प्रयोग करके उस भाषा को काव्य के उपयुक्त माध्यम का रूप देने में पंत का महान योगदान रहा है। खड़ी बोली में माधुर्य, एक तरह से मधुरता, जो कोमलकांत पदावली जिससे कहा जाता है, उसको समावेशित करने का जो श्रेय है वह पंत को जाता है और खड़ी बोली में माधुर्य के आविष्कर्ता के रूप में पंत जी का नाम चिरस्मरणीय रहेगा। उनको छायावाद युग का महान शब्द शिल्पी यदि हम कह दें तो इसमें किसी प्रकार की कोई अत्युक्ति नहीं होगी। वे शब्दों की आत्मा को पहचानते हैं और भाव के अनुरूप नाद माधुर्य की योजना भी करते हैं। उनकी कविता में जो शब्दों का जो नाद है, जो स्वर है, वह सुरक्षित है। प्रथम कविता जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं वह है नौका विहार। इस कविता में कवि ने रात्रिकालीन जो गंगा है उसकी शोभा एवं सौंदर्य का वर्णन किया है एवं गंगा को एक नायिका के रूप में, एक तापस बाला के रूप में, एक तपस्यारत बालिका के रूप में चित्रित किया गया है एवं इसी कारण से कविता में सर्वत्र मानवीकरण का अपूर्व प्रयोग मिलता है। मानवीकरण का सौंदर्य सर्वत्र व्याप्त है। प्रकृति सौंदर्य के साथ साथ कवि कविता के अंत में जीवन के दार्शनिक पक्ष को भी रखता है। गंगा की धारा और जो नौका विहार है उसके माध्यम से कवि दार्शनिक अंदाज में जीवन सत्य को भी प्रकट करता है, आध्यात्मिकता को भी प्रकट करता है। कविता इस प्रकार से है। प्रथम अवतरण। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल सैकत सैया
पर दुग्ध ध्वल। तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निच्चल। तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु कृतल। लहरे उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिर सिर। लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। साड़ी की सिकुड़न जिस पर, शशि की रेशमी विभा से भर। सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। कवि ने रात के समय जो गंगा नदी बह रही है उसके सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। रात्रि के समय किस प्रकार का परिवेश है उसका चित्रण प्रथम दो पंक्तियों में किया गया है। प्राकृतिक वातावरण या रात्रि के समय जो उस समय का परिवेश कैसा है, वातावरण कैसा है, उसका चित्रण इन पंक्तियों में है। शांत स्निग्ध, स्निग्ध का अर्थ होता है कोमल, किसी प्रकार की रुक्षता नहीं है, उसको कहा जाता है स्निग्ध, जिसे अपन मृदुल कह सकते हैं। ज्योत्सना, ये चांदने का पर्याय है। उज्ज्वल, प्रकाशवान, आभायुक्त। अपलक, अपलक शब्द का अर्थ यहाँ पर निर्मल एवं निर्भ्र या जो बादलों से रहित लगाना चाहिए। अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। नीरव, जहाँ किसी प्रकार का रव नहीं है। रव का अर्थ होता है शोर, कोलाहल, ध्वनि। तो नीरव का अर्थ हो गया अत्यंत शांत भूतल धरती। तो रात्रि के समय जो धरती है या जो भूतल है वह अत्यंत शांत स्निग्ध और चारों तरफ उज्ज्वल ज्योत्सना फैली हुई है। और जो आकाश है वह बादलों से रहित है और संपूर्ण जो वातावरण है वह एकदम शांत है। केवल एकमात्र नीरवता संपूर्ण वातावरण में व्याप्त है। इस परिवेश में आगे गंगा का चित्रण किया गया है। सैकत सैया पर दुग्ध ध्वल। शैकत यानी नदी के किनारे जो बड़े कणों वाली जो बालू रेत होती है, शुद्धता होती है, उसे सैकत कहा जाता है। सैया, सैया यानी सोने का स्थान, सेज। दुग्ध धवल, दूध के समान, धवल या शुभ्र। तनवंगी गंगा, तनवंगी तनु प्लस अंगी। तनु का अर्थ होता है पतले, कृश। तनवंगी यानी तनु अंगों वाली। गंगा ग्रीष्म विरल, चूँकि ग्रीष्मकालीन गंगा का सौंदर्य चित्रण यहाँ किया गया है। उस समय जो गंगा की जो धारा है वह पतली हो जाती है, विरल हो जाती है। इसी कारण गंगा के लिए तनवंगी शब्द का प्रयोग किया गया है। तनवंगी का अर्थ है कृशांगी या पतले अंगों वाली नायिका। लेटी है श्रांत, श्रांत का अर्थ होता है शिथिल। क्लांत, क्लांत का अर्थ होता है अधिक परिश्रम करने के कारण जो चेहरा जो निस्तेज हो जाता है, थकान आ जाती है, उसे कहा जाता है क्लांत।
निश्चल और रात्रि के समय जो गंगा का जो वेग है वह थोड़ा कम हो गया है। इस कारण उसके लिए निश्चल शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जो रात्रि के समय इस प्रकार का जो वातावरण जो पहले दो पंक्तियों में वर्णित किया गया है कि शांत स्निग्ध चांदनी से परिपूर्ण मेघ रहित नीरव भूतल पर जो गंगा है वह मानो किसी नायिका के समान दूध के समान धवल जो सफ़ेद जो रेत राशि है उसकी सैया पर गंगा लेट रही है। और ग्रीष्म ऋतु के कारण उसमें जल का प्रवाह कम है। इसी कारण जो गंगा है वह कृष्णांगी नायिका के रूप में चित्रित हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो गंगा है वह एक कृष्णांगी नायिका है जो कि अत्यंत थकी हुई है, इसलिए वह निश्चल होकर लेटी हुई है। ग्रीष्म काल में जो गंगा की धारा अत्यंत पतली हो जाती है और चांदनी रात में कवि कल्पना कर रहा है कि मानो नदी के किनारे पर जो दूध के समान जो धवल जो रेत है उसकी सैया पर गंगा एक तापसबाला के समान एक नायिका के समान शांत क्रांत और निश्चल होकर सो रही है। तो नदी के किनारे जो रेत है जो चांदनी से चमक रही है और उसी के साथ में जो गंगा नदी बह रही है, उन दोनों को साथ में रखकर कवि ने कल्पित किया है कि मानो दूध के समान धवल जो रेत की जो सैया है उस पर तनवांगी गंगा श्रांत क्रांत और निश्चल होकर सो रही है, लेटी हुई है। तापस वाला गंगा निर्मल, गंगा के लिए यहाँ तापस वाला शब्द का प्रयोग हुआ है। तापस वाला यानी तपस्या करने वाली बालिका, और गंगा को जो जुहू ऋषि उनकी बेटी भी माना जाता है। इसी कारण गंगा को तापस बाला भी कह सकते हैं और गंगा को जाह्नवी भी कहते हैं। इसी कारण वह गंगा एक तापस बाला के समान, तपस्यारत बालिका के समान, तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु कृतल। और रात्रि के समय जो चंद्रमा है उसका जब प्रतिबिंब गंगा नदी में दिखाई देता है, उसको कवि उस तापस बाला के मुख की कल्पना करता है कि वह गंगा पवित्र तापस कन्या के समान लेटी हुई है और उसका मुख है वह चमकता हुआ जो चंद्रमा, उसका प्रतिबिंब जो नदी में दिखाई पड़ता है, गंगा नदी में दिखाई पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमुखी गंगा, तापस वाला गंगा अपनी मृदुल हथेलियों के साथ में या मृदुल हथेलियों की पर अपने सिर को रखकर सो रही है। लहरें उर पर कोमल कुंतल, और जो गंगा नदी की जो लहरें हैं वो मानो उस तापस वाला गंगा की हृदय पर, उस तापस वाला कन्या जो गंगा है उसके केश फैले हुए हैं। यहाँ जो
विभिन्न जो प्रकृति में या गंगा में जो उपादान दिखाई देते हैं, उसके जो अवयव है उनको मिलाकर एक जो सांग रूपक एक रूपक तैयार किया गया है। और उसके जो विभिन्न अवयव है, विभिन्न जो अंग है, उसको उस रूपक की परिपूर्णता के साथ में दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर गंगा को एक तापस बाला के रूप में चित्रित किया गया है, और जो अन्य जो अंग या जो अवयव है उनको उस तापस बाला के संबंध में ही दिखाया गया है। और उस गंगा नदी की जो लहरें हैं वो मानो उस तापस बाला गंगा की हृदय पर फैली हुई, वक्षस्थल पर फैली हुई उसके कोमल कुंतल है। कुंतल का अर्थ होता है बाल या केश। तो जो गंगा नदी की लहरें हैं वे मानो उस तापस बाला के कोमल कुंतल हो। गोरे अंगों पर सिर सिर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। नीलांबर नीला आकाश, जो नीला आकाश है उसका प्रतिबिंब जब गंगा नदी में दिखाई देता है तो कभी उसको नीले वस्त्रों के रूप में कल्पित करता है। तो नीले अंबर का अर्थ नीले वस्त्र भी हो गया। तो मानो उस तापस बाला गंगा ने नीले वस्त्रों को धारण कर रखा है। गोरे अंगों पर शियर शियर लहराता तार तलर सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। और उसके गोरे गोरे अंगों पर जो उठने वाली जो लहरें हैं वे मानो, ऐसा प्रतीत हो रहा है लहरों को देखकर, और उसमें जो आकाश का जो प्रतिबिंब दिखाई देता है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि उस तापस बाला गंगा ने नीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। उसके गोरे अंग, जो गोरे अंग है वे नीले वस्त्रों से आवृत है, ढके हुए हैं। साड़ी की सिकुड़न जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर। और नीलंबर का जो प्रतिबिंब, नीले आकाश को जो प्रतिबिंब नदी में दिखाई देता है, गंगा नदी में दिखाई देता है, उसको नीले वस्त्रों के रूप में कल्पित किया गया है। और उठने वाली लहरें जिस पर चंद्रमा की जो चांदनी पड़ रही है, चमकदार चांदनी पड़ रही है, उज्ज्वल शुभ्र चांदनी पड़ रही है, उसको देखकर कवि कल्पना कर रहा है कि मानो वह उस तापस बाला की साड़ी की सिकुड़न है। साड़ी की सिकुड़न जिस पर, साड़ी की सिकुड़न जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर। विभा का अर्थ होता है आभा, उज्ज्वलता। रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल। वर्तुल का अर्थ होता है गोल, आवर्त, मृदुल लहर। तो इस प्रकार से जो गोलाकार जो कोमल लहरें हैं वे ऐसे प्रतीत हो रही है कि मानो नीलांबर रूपी जो नील वस्त्र या नीली साड़ी जो तापस बाला गंगा ने धारण कर रखी है, और उस साड़ी की जो सिकुड़न है, जो सलवटें हैं, उन सलवटों पर चंद्रमा की जो सुकोमल चांदनी पड़ रही है, वह उस साड़ी में उस प्रकार की साड़ी में वह सिमटी हुई तापस बाला लेटी हुई है। तो यहाँ पर जो गंगा है उसको कृशांगी और गौरवर्णा नायिका बताया गया है। और उसने नीलांबर नीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, और रात्रि के समय उसके कपड़ों पर निर्मल चांदनी फैली हुई है। गंगा नदी नायिका के रूप में या तापस बाला के रूप में शक्तशैया पर
शांत होकर लेटी हुई है। इस प्रकार कवि ने छायावादी शैली में प्रतीकों के रूप में अत्यंत विलक्षण शब्दावली में सुमधुर कल्पना के साथ में गंगा का जो रात्रिकालीन जो प्राकृतिक जो परिवेश है उसका चित्रण किया गया है। और प्रकृति पर मानवीय व्यापारों का आरोप है। इसी कारण सर्वत्र मानवीकरण का अपूर्व सौंदर्य दिखाई देता है। धन्यवाद।